हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं अजीत डोभाल से 5 कदम दूर था बॉम्ब। ओए होए, धुरंधर मूवी का क्या है कनेक्शन? अरे वाह, 2D एनिमेशन में देखेंगे हम। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, धुरंधर द रिवेंज हो रही है फिल्मी रिएक्ट में स्पेशल सिल्वर मेंबर्स के लिए। तो अगर आपने देखनी है वन कट वर्जन तो आ जाना वहां पर। अब ऐसे लग रहा है कुछ हुआ था कहीं पे, 5 कदम दूर ही कोई बॉम्ब था। वो फटा था, नहीं फटा था, क्या हुआ, कहाँ पे हुआ, वो भी देखते हैं। और वो वैसा कुछ सीन क्या धुरंधर से भी कनेक्टेड है कुछ? क्योंकि धुरंधर में तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ हमने तो नहीं देखा। तो चलो देखें डिटेल्स। धुरंधर फिल्म ने 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की तो देश भर में उसकी चर्चा होने लगी। उसी समय देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की लोकप्रियता भी अचानक आसमान छूने लगी। लेकिन एक तबका ऐसा भी था जिसे ये सफलता बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक सोमवार की रात फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर अपनी अगली फिल्म धुरंधर 2 के कुछ सीन्स के लिए डोभाल साहब से असली ऑपरेशन की जानकारी ले रहे थे। ओले, अच्छा। लेकिन उसी समय दिल्ली के 5 जनपथ रोड के बाहर 2 संदिग्ध लोग पिछले कई घंटों से चक्कर काट रहे थे। उनके पास एक बैग था और उस बैग के अंदर था 1 किलो RDX। उनका प्लान साफ था, अजीत डोभाल के घर के पास पहुंचकर वो RDX फेंककर एक बड़ा धमाका करना चाहते थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिस आदमी को वे निशाना बना रहे हैं वो देश का सबसे चालाक इंटेलिजेंस मास्टरमाइंड है। डोभाल साहब को इस पूरी साजिश की खबर पहले ही मिल चुकी थी। जैसे ही उनकी बाइक डोभाल के घर के पास आकर रुकी, अचानक अंधेरे से 2 मार्शल कमांडो बिजली की तरह निकले। अरे वाह! कुछ ही सेकंड में दोनों संदिग्ध जमीन पर पकड़ लिया और उनका बैग कमांडो के हाथ में। लेकिन ये एक ध्यान भटकाने की चाल थी। ओले, वो भी चालाकी कर रहे थे। क्योंकि असली हमला अभी होना बाकी था। अगले दिन दोपहर 2 बजे अजीत डोभाल को उन अपकमिंग अधिकारियों को संबोधित करना था जो कल देश की रक्षा करने वाले थे। साजिशकर्ताओं ने उसी ऑडिटोरियम के अंदर उन्होंने पहले ही बम फिट कर दिया था और धमाके में सिर्फ 15 घंटे बाकी थे। सुबह के असली होगा। ठीक 10 बजे अजीत डोभाल अपनी गाड़ी से प्रधानमंत्री आवास की तरफ रवाना हुए और उसी समय दूसरी तरफ जहां ऑडिटोरियम में बम लगाया गया था उसकी टाइमिंग लगातार आगे बढ़ रही थी। घड़ी की टिक टिक तेज होती जा रही थी और अब धमाके में 4 घंटे बचे थे। ऑडिटोरियम के बाहर कुछ युवा एस्पिरेंट अधिकारी आना शुरू हो चुके थे। इधर अजीत डोभाल प्रधानमंत्री आवास पहुंचते हैं और प्रधानमंत्री मोदी उन्हें देखते ही कहते हैं, अजीत जी, ऑपरेशन ऑक्टोपस के बारे में पता चला? देश का हर नागरिक आपका ऋणी रहेगा। डोभाल हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुका देते हैं। लेकिन तभी उनके पर्सनल फोन पर अचानक एक मैसेज आता है और स्क्रीन पर सिर्फ 2 शब्द चमक रहे थे। क्या? रेड अलर्ट। डोभाल की भौहें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। ये क्या मतलब हुआ? उनके इस निजी नंबर पर कोई अलर्ट नहीं आता था। इस नंबर के बारे में पूरे मतलब किसी ने इनको पहले से मैसेज दे दिया इस बारे में। देश में सिर्फ एक ही व्यक्ति जानता था, गृह मंत्री अमित शाह। डोभाल तुरंत प्रधानमंत्री से जाने की अनुमति लेते हैं और बिना एक पल गवाए सीधे गृह मंत्रालय की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर बाद गृह मंत्रालय के अंदर एक गुप्त कमरे में सिर्फ 2 लोग बैठे थे, अमित शाह और अजीत डोभाल। अमित शाह धीमी आवाज में कहते हैं, मेरे पास अभी अभी एक मैसेज आया है। और फिर वो अपना फोन डोभाल की तरफ बढ़ाते हैं। क्या मैसेज है? स्क्रीन पर लिखा था, तुम सब और तुम्हारा इलाज आज से शुरू होगा। आज तुम्हारे एक बहुत बड़े गुर्गे का अंत होगा। डोभाल ने दांत भींच लिए। कमरे में कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा गई और उसी समय घड़ी की सुई बता रही थी धमाके में 3 घंटे, अब सिर्फ 3.5 घंटे बाकी थे। अमित शाह कुछ पल तक फोन की स्क्रीन को देखते रहते हैं, फिर गंभीर आवाज में कहते हैं, अभी हमें ये साफ साफ नहीं पता कि ये मैसेज कहाँ पे किस धर होना है, क्या होना है, आखिर किसके बारे में है। लेकिन अगर ये संदेश अजीत डोभाल के बारे में है, मतलब साफ है किसी की जान को गंभीर खतरा है और अजीत डोभाल ही है। और हमें तुरंत पता लगाना होगा कि आखिर निशाना कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी पर किसी नए हमले की तैयारी हो रही हो। कमरे में एक पल के लिए गहरी खामोशी छा जाती है। अजीत डोभाल बिना एक शब्द बोले सिर हिलाते हैं और फिर तेज कदमों से गृह मंत्रालय से निकलकर सीधे अपने दफ्तर की तरफ रवाना हो जाते हैं।
कुछ ही देर बाद अजीत डोभाल के ऑफिस के अंदर एक बेहद गोपनीय बैठक शुरू हो चुकी थी। कमरे में कैसे पता चलेगा 3 घंटे के अंदर? सिर्फ 3 लोग बैठे थे, अजीत डोभाल, रॉ के चीफ रवि सिन्हा और आईवी के डायरेक्टर तपन कुमार टेका। रवि सिन्हा धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं। क्या? सर, एक संभावना ये भी हो सकती है कि ऑपरेशन ऑक्टोपस की सफलता के बाद आतंकवादी संगठनों में गुस्सा हो और शायद वे बदले की भावना से प्रधानमंत्री मोदी पर फिर से हमला करने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनते ही अजीत डोभाल की आंखें हल्की सी फैल जाती हैं। वो कुछ सेकंड तक चुपचाप रवि सिन्हा की तरफ देखते रहते हैं, फिर धीमी लेकिन बेहद ठंडी आवाज में कहते हैं, क्या? नहीं, इतना बड़ा ऑपरेशन फेल होने के बाद वे लोग इतनी जल्दी प्रधानमंत्री पर दोबारा हमला करने की गलती नहीं करेंगे। उनका टारगेट कोई और है। कमरे में मौजूद दोनों कैसे पता चलेगा? अधिकारी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अजीत डोभाल अपनी घड़ी की तरफ नजर डालते हैं, फिर शांत स्वर में कहते हैं, मुझे जाना है, मेरी मीटिंग है। मुझे अभी खमानी ऑडिटोरियम की तरफ निकलना वही, और वहीं पे है। होगा। वहाँ मुझे देश के कुछ आने वाले फ्यूचर ऑफिसर्स को संबोधित करना है। अभी भी उनको समझ नहीं हुआ कि वहाँ पे भी तो चेक कर लें। मैं करीब 3 बजे तक वापस आ जाऊंगा। ओला। इतना कहकर अजीत डोभाल अपनी कुर्सी से उठते हैं और कुछ ही क्षणों बाद वो ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं। अब और उसी समय कैसे पता चलेगा? घड़ी की सुई बता रही थी धमाके में अब सिर्फ 2 घंटे बाकी थे। धमाके से 10 घंटे पहले रात के करीब 4 बजे मुंबई के एक शानदार 5 स्टार होटल में देर रात तक एक भव्य पार्टी चल रही थी। अच्छा, जहां बॉलीवुड की ये तो सलमान खान लग रहा है, वो साइड वाला है ना? कुछ जानी मानी सलमान खान बनाया उसे। यही पार्टी जहाँ चल रही है वो सलमान खान लग रहा है, और पता नहीं कौन है। शाहरुख खान लग रहा है, वो दूसरा भी थोड़ा सा लगा था। में कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जो ऊपर से तो बिजनेसमैन या सोशल सर्कल के लोग लग रहे थे, लेकिन असल में वे कुछ बैन किए गए मुस्लिम संगठनों से जुड़े हुए थे। ओले। कमरे में तेज म्यूजिक बज रहा था, टेबलों पर महंगी शराब की बोतलें सजी थीं और हर तरफ जाम टकरा रहे थे। लेकिन उस पार्टी के माहौल में एक अजीब सी कड़वाहट भी खुली हुई थी। ये क्या चल रहा है? क्योंकि वहां मौजूद कुछ लोग धुरंधर फिल्म के हिट होने से बेहद दुखी और गुस्से में थे, और उसी गुस्से में शराब पर शराब चढ़ाई जा रही। ओह, उनके मुंह से फिर कुछ निकलेगा नशे में। उसी भीड़ के बीच एक 6 फुट लंबा हट्टा कट्टा आदमी चुपचाप खड़ा था। ये कौन है भाई? उसके हाथ में भी एक गिलास था, लेकिन वो शराब नहीं पी रहा था। उसकी आंखें लगातार कमरे में इधर उधर घूम रही थीं, जैसे वो हर चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा। भाई कौन है बताना? और उसके कान आसपास हो रही हर बातचीत पर लगे हुए थे। तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने पर जाती है, वो लोगों के जहाँ कुछ लोग गोल घेरा बनाकर खड़े थे, और उनमें से कई लोग शराब के नशे में पूरी तरह डूब चुके थे। उसी भीड़ में खड़ा एक आदमी जो बॉलीवुड की दुनिया का एक काफी मशहूर चेहरा था, कौन है? लड़खड़ाती आवाज में बोल रहा था, मकसद पूरा हुआ अनीस भाई। अनीस भाई। ये सुनते ही उस हट्टे कट्टे आदमी के कान खड़े हो जाते हैं। क्या फंडा है यार, ये सच्चा हुआ है, ये सब हुआ होगा। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है, हाथ में पकड़े गिलास को होठों तक ले जाकर शराब पीने का नाटक करता है, फिर और उनके बिल्कुल पास जाकर खड़ा हो जाता है सुनने के लिए कि उनकी हर बात साफ साफ सुन सके। तभी अनीस नाम का आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ भाई, कल दोपहर में कुछ ऐसा होगा जिसे हिंदुस्तान की नस्लें सालों तक याद रखें। ये सुनकर उस हट्टे कट्टे आदमी की भौहें तन जाती हैं, लेकिन वो अपने चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आने देता, बस चुपचाप खड़ा रहकर उनकी हर बात ध्यान से सुनता रहता है। कुछ ही पल बाद अनीस उस बॉलीवुड वाले आदमी की तरफ झुककर धीमी आवाज में कहता है, जनाब पैसे लाए हैं, आपका काम कल दोपहर में पूरा हो जाए। बॉलीवुड का कोई आदमी पैसे लाए हैं? 2 लोगों तो मैंने पहचान लिया था, वो पता नहीं अब कहाँ है, पर ये कौन है ये पता नहीं चल रहा। ये सुनते ही वो बॉलीवुड का आदमी कौन है भाई? अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुकता है और नीचे रखा हुआ एक बैग देगा, भारी बैग उठाकर टेबल पर रख देता है। बैग की चेन खुलती है और अंदर पैसे ही पैसे वो करवा रही है। नोटों की गड्डियां चमक उठती हैं, पूरा 1 करोड़। वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है। टेबल के आसपास खड़े बाकी लोग नशे में झूमते हुए हंसने लगते हैं, लेकिन अनीस बिना ज्यादा प्रतिक्रिया दिए बैग को बंद करता है और चला जाएगा। उसे उठाता है और आराम से होटल से बाहर निकलने लगता है। वो उसका पीछा करेगा। वो हट्टा कट्टा आदमी कौन है भैया ये? चुपचाप कुछ सेकंड बाद होटल के बाहर निकल आता है। उसका पीछा करना चाहिए। अनीस अपनी कार में बैठता है और तेजी से वहां से निकल जाता है। कुछ दूरी पर खड़ी एक दूसरी गाड़ी में बैठकर वो हट्टा कट्टा आदमी भी उसके पीछे निकल पड़ता है। वो गाड़ी चलाते हुए अपने फोन से एक नंबर डायल करता है। किसका? उधर दिल्ली में अजीत डोभाल का फोन बजता है। समय था सुबह के 5 बजे।
डोभाल फोन उठाते हैं और शांत आवाज में कहते हैं, हाँ विक्रम। फोन के विक्रम, दूसरी तरफ से आवाज आती है, सर धमाका दिल्ली में ओ ये उनका एजेंट है। कल दोपहर होने वाला है। अभी तक इतना ही कंफर्म हुआ है। मैं आगे की जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस हट्टे कट्टे इनको इसका मतलब शक होता है बॉलीवुड की पार्टियों में कि ये सब चलता है, तभी तो एक रॉ एजेंट बॉलीवुड की पार्टी में गया हुआ है। आदमी ने ये फोन किया था वो कोई आम आदमी नहीं था। उसका नाम था विक्रम प्रताप सिंह, वही अधिकारी जिसने ऑपरेशन ऑक्टोपस को लीड किया था। ओ दरअसल पिछली रात जब अजीत डोभाल के घर के पास ऑपरेशन ऑक्टोपस क्या था? मुझे तो वही नहीं याद आ रहा। धमाके की कोशिश हुई थी, ऑपरेशन ऑक्टोपस बताना क्या था? तभी उन्हें शक हो गया था कि मामला सिर्फ एक छोटी साजिश का नहीं बल्कि किसी बहुत बड़े हमले की तैयारी का हिस्सा हो सकता है। और इसी शक के आधार पर उन्होंने बिना किसी को बताए चुपचाप एक नया मिशन शुरू कर दिया था, ऑपरेशन ऑक्टोपस पार्ट 2। अनीस की गाड़ी ऑपरेशन ऑक्टोपस क्या? सिंदूर तो पता है, ऑक्टोपस सुना हुआ लग रहा है पर याद नहीं आ रहा। दिल्ली की शाहीन बाग की एक तंग गली में आकर रुकती है। शाहीन बाग, लो कर लो बात। पीछे विक्रम पहले ही अपनी टीम को एक्टिवेट कर चुका था और दूसरी तरफ अजीत डोभाल अपने घर से पूरे ऑपरेशन को गाइड कर रहे थे। समय था सुबह वो उनसे आए 2 कदम आगे ही हैं। के 6 बजे और धमाके में अब सिर्फ 8 घंटे बाकी थे। अजीत डोभाल बग्स के जरिए विक्रम से बात कर रहे थे। विक्रम ध्यान से सुनो, अनीस जैसे ही किसी घर में घुसने की कोशिश करे टीम उसे उससे पहले ही पकड़ लेगी और तुरंत वहां से ले जाएगी। उसके बाद पैसों का बैग लेकर सिर्फ तुम उस घर के अंदर जाओगी। ओ वो बन के जाएगा जैसे कि डील अभी भी जारी है। विक्रम तुरंत जवाब देता है, जी सर। उधर अजीत डोभाल अपने कमरे में बैठे गहरी सोच में डूबे हुए थे और पूरी साजिश की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ओले बाप रे। वो मन ही मन घटनाओं को जोड़ रहे थे। शाम 10 बजे मेरे घर पर हमला, धुरंधर फिल्म की सफलता, बॉलीवुड की पार्टी, उसमें पीएफआई जैसे बैन किए गए बॉलीवुड की पार्टी जिसमें पीएफआई जैसे बैंड ऑर्गेनाइजेशन के लोग, संगठनों के लोग भी मौजूद वाह। और हमला दोपहर में होना है। और किसी फिल्म स्टार ने या किसी ने पैसे दिए 1 करोड़ ये काम कराने के। डोभाल की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो धीरे से खुद से कहते हैं, कहीं ये हमला मुझ पर ही तो नहीं वही तो होने वाला। खमानी ऑडिटोरियम में डोभाल तुरंत कुछ अधिकारियों को खमानी ऑडिटोरियम भेजते हैं और वहां पूरे इलाके में बम की तलाश करने का आदेश देते हैं। कुछ ही देर बाद अधिकारियों की एक टीम ऑडिटोरियम पहुंचती है, पर तब तक लगाया कि उसके बाद लगाया उन्होंने, और हर कोना खंगालना शुरू कर देती है। लेकिन काफी देर तक जांच करने के बाद भी नहीं मिला, उन्हें वहां कोई बम नहीं मिलता, क्योंकि वो अभी लगाया ही नहीं होगा उन्होंने। एक अधिकारी फोन पर अजीत डोभाल को जानकारी देता है, सर यहाँ बम नहीं है। घड़ी की सुई अब सुबह के 8 बजे दिखा रही थी और धमाके में अब सिर्फ 6 घंटे तो वहाँ नहीं है, कहीं और है। ये क्या फंडा है? बाकी थे। उधर जैसे ही अनीस उस घर में घुसने की कोशिश करता पकड़ लेंगे है, ऑक्टोपस टीम के कुछ लोग जो पहले से ही सादी वेशभूषा में वहां मौजूद थे उसे तुरंत पकड़ लेते हैं और बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप गाड़ी में बैठा कर गुड वहां से ले और पूछे भी वो एक्टर कौन था और क्यों पैसे दिए, क्या करवाने जाते थे। हैं। उस एक्टर को भी पकड़ो ना। विक्रम तुरंत अजीत डोभाल को जानकारी देता है, सर अनीस को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मैं पैसों का बैग लेकर घर के अंदर जा रहा हूँ। डोभाल जवाब देते हैं, ठीक है विक्रम, मुझे कुछ देर में पीएम आवास की तरफ निकलना है, तुम हर खबर मुझे देते रहना। जब वो पीएम आवाज और फिर वो अब जो हो रहा है। विक्रम, जी सर। विक्रम अभी तक उन्हें पता नहीं चला का मगर बैग लेकर घर के अंदर घुस जाता है। अंदर 2 लोग बैठे थे। ये लो, विक्रम उनमें से एक आदमी को देखते ही चौंक जाता है। कौन है भाई? क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस का एक जाना माना रिटायर्ड अधिकारी आदिल अकरम था। आदिल अकरम। विक्रम के अंदर गुस्सा उबल पड़ता है, लेकिन वो अपने चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं रिटायर्ड पुलिस का आदमी होने देता और शांति से पैसों का बैग उनके सामने रख देता है। आदिल पूछता है, अनीस भाईजान नहीं आए? विक्रम जवाब देता है, नहीं, वो एक दूसरे काम में मसरूफ है, मुझे पैसों का बैग लेकर भेजा है। आदिल और उसका साथी बैग खोलकर पैसे चेक करते हैं और नोटों की गड्डियां देखकर खुश हो जाते हैं। विक्रम बातचीत आगे बढ़ाते हुए कहता है, अनीस भाई ने कहा था अगर आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो तो मदद करना, और आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पहले कभी नहीं देखा। आदिल मुस्कुराकर कहता है, ये है जनाब हसन मलिक, पाकिस्तान। हसन मलिक पाकिस्तान से आया? के टीटीपी ग्रुप से। लो, दिल्ली में आके बैठा हुआ है। और हसन हंसते हुए कहता है, और ये है आदिल, दिल्ली पुलिस से। लो,
ये सुनकर दोनों जोर से हंसने लगते हैं। समय हो चुका था, दोपहर 12 बजे और माय गॉड। धमाके में अब सिर्फ 2 घंटे बाकी थे। विक्रम धीरे से पूछता है, जनाब बम तो सही जगह लगाया है ना? हेलो। क्योंकि अजीत डोभाल बहुत चालाक आदमी है। उसने अभी कुछ दिन पहले ही हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पर होने वाला हमला रोक ओ, ऑक्टोपस मोदी जी पे हमला, उसमें क्या था? दिया था। आदिल मुस्कुराकर कहता है, इसीलिए तो इस बार हमने सबसे पहले अजीत डोभाल को ही रास्ते से हटाने की योजना बनाई है। वही है, आज दोपहर 2 बजे उसका एक ऑडिटोरियम में भाषण है, वहां पे लगाया। वहीं तो उसका उन्होंने तो चेक किया, उनको तो मिला ही नहीं। काम तमाम होगा। ये सुनकर विक्रम के दिमाग में जैसे घंटी बज जाती है, लेकिन वो खुद को शांत रखता है। विक्रम कहता है, लेकिन वहां तो हाई सिक्योरिटी होती है, वहां बम लगाना तो नामुमकिन है। ओ, तभी आदिल कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनकर विक्रम का दिमाग हिल जाता है। क्या? विक्रम तुरंत मौका देखकर अपनी यही बंदा है क्या मिलावा? टीम को संकेत देता है। कुछ ही सेकंड में टीम अंदर घुसती है और दोनों आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हैं? विक्रम बिना समय गवाए तुरंत ऑडिटोरियम की तरफ निकल पड़ता है। अच्छा, उनको पकड़ लिया। समय था 12:30 बजे और धमाके में अब सिर्फ 1 घंटा 30 मिनट बाकी था। ओ, इधर अजीत डोभाल रॉ चीफ और आईबी डायरेक्टर से बात करने के बाद सीधे ऑडिटोरियम की तरफ निकल पड़ते हैं। अब क्या होगा? रास्ते भर उनके दिमाग में बस एक ही ये सवाल पता है बचेंगे। घूम रहा था, बम ऑडिटोरियम में ही है, लेकिन अगर बम मिला नहीं तो गया कहाँ? तो आखिर वो है कहाँ? किसी ने झूठ बोला है, वहां पे देख के भी बोल दिया कि नहीं है, हैं? तभी अचानक विक्रम का फोन आता है, सर आप ऑडिटोरियम मत जाइए, ओ, बम ऑडिटोरियम में ही है। वही तो। डोभाल तुरंत जवाब देते हैं, ये तो मुझे भी पता है कि बम ऑडिटोरियम में है, लेकिन कहाँ है ये अभी तक पता नहीं चला। बोला। तभी विक्रम जल्दी से कहता है, सर जो ऑफिसर्स आज की स्पीच में आने वाले हैं उनमें से 5 लोग असल में पाकिस्तानी हैं, ओले, लेकिन वे भारतीय पुलिस अधिकारी की यूनिफॉर्म पहनकर अंदर बैठे हैं ओले। और उनके कपड़ों के अंदर ही बम फिट किया गया ओ, तो वो क्या लगाया हुआ था? है। जैसे ही वो ब्लास्ट होगा उसका असर सिर्फ ऑडिटोरियम तक नहीं पूरी दिल्ली तक जाएगा। हैं? एक पल के लिए फोन के उस पार सन्नाटा छा जाता है। अजीत डोभाल के माथे पर पहली बार पसीने की बूंदें दिखाई देती हैं, लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभालते बाप रे। हैं और कहते हैं, मैं ऑडिटोरियम जा रहा हूँ, तुम तुरंत बम डिस्पोजल एक्सपर्ट टीम लेकर पहुंचो। समय था सोचो। दोपहर 1:30। कुछ ही मिनटों बाद अजीत डोभाल ऑडिटोरियम पहुंच चुके थे। ओए मुसीबत। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, भीड़ में बैठे उन अब कहाँ से ढूंढोगे? 5 आतंकियों को कुछ ऐसा बोलो वो सब लोग करें ही, उनको पता ही ना। कैसे पहचाना जाए। समय भारत माता की जय। 1:45 और धमाके में अब सिर्फ 15 मिनट बोल से 15। बाकी थे। ऑडिटोरियम के अंदर सभी अधिकारी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। अब क्या करोगे? डोभाल तो धीरे उनकी चेक चुक करके नहीं अंदर आते, उससे पता नहीं चलता। से कुछ अफसरों को इशारा करते हैं और अगले ही पल कई अफसर चुपचाप ऑडिटोरियम के अलग अलग कोनों में खड़े हो जाते हैं। उससे क्या होगा? फिर अजीत डोभाल तय समय से 15 मिनट पहले ही 15 मिनट पहले। मंच पर पहुंच जाते हैं। उधर विक्रम भी बम डिस्पोजल टीम को लेकर ऑडिटोरियम में पहुंच चुका था। फिर उसके चेहरे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था, हाँ से 15 मिनट बचे हैं। क्योंकि उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि डोभाल आखिर करने क्या वाले हैं। अजीत डोभाल मंच पर खड़े होते हैं, लेकिन बोलना शुरू करने से पहले उनकी नजर पूरे ऑडिटोरियम पर घूमती। ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे कौन सा है जो पाकिस्तानी टाइप लग रहा हो। फिर वो माइक पर धीरे से कहते हैं, क्या? दोस्तों किसी भी सुरक्षा ऑपरेशन में सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? क्या? जब हम ये मान लेते हैं कि दुश्मन हमसे कम चालाक है। ऑडिटोरियम में हल्की खामोशी छा जाती है। डोभाल आगे कहते हैं, इसलिए आज का संबोधन शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा सिक्योरिटी ड्रिल करेंगे। ओले, ताकि हड़बड़ भी नहीं पचे और किसी को पता भी ना चले। कुछ अधिकारी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये क्या? डोभाल अचानक कहते हैं, अभी इसी वक्त ऑडिटोरियम की सभी लाइट्स बंद कर दी जाए। हेलो। अचानक पूरा हॉल अंधेरे में डूब जाता है। फिर सिर्फ मंच पर हल्की इमरजेंसी लाइट जल रही थी। अब उधर विक्रम के कान में लगे ईयरपीस में डोभाल की आवाज आती है, क्या चाल चल रहे हैं? समझ नहीं आ रही। विक्रम अभी। उसी पल विक्रम अपनी जेब से एक छोटा RF सिग्नल स्कैनर ऑन करता है। उससे क्या होता है? जैसे ही हॉल अंधेरा हुआ, स्कैनर फाइंड पर आउट कहाँ 5 गए लोग। कैसे?
तेज रेड ओ उनकी उस बॉम्ब की हीट दिखेगी लाइट अंधेरे में। सिग्नल चमकने लगते हैं क्योंकि बम के डिटोनेटर रेडियो फ्रीक्वेंसी पर एक्टिव थे। ओ अब साफ हो चुका था पांचों बम कहाँ बैठे हैं। विक्रम धीरे से फुसफुसाता है, टारगेट कंफर्म 5। अगले पता चल गया कौन सी सीटों पे। सेकंड ऑक्टोपस टीम के 5 सदस्य अंधेरे में ही तेजी से आगे बढ़ते हैं पकड़ लेंगे उन्हें। और अचानक पांचों आतंकियों के वाह हाथ पीछे से जकड़ लिए जाते हैं। पूरा ऑडिटोरियम अभी भी अंधेरे में था, किसी को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। हुआ क्या। तभी लाइट्स वापस जलती हैं वाह और वो लोगों को ले जा चुके हैं और सामने पांचों पाकिस्तानी वो आतंकी पकड़े हुए हैं। जमीन पर दबोचे जा चुके थे। वाह समय बचा था सिर्फ 4 मिनट। बम तो उसको तो बंद भी तो करना है बम को। डिस्पोजल टीम दौड़ कर आती है और उनके कपड़ों के अंदर फिट बम के ले तार काट देती है। ये लो। खतरा टल चुका था ओ बाप रे। और एक बार फिर अजीत डोभाल ने अपनी चालाकी से मौत को मात दे दी थी। वाह यार ये सच्ची है क्या कहानी कि ऐसी बनाई? मुझे तो लग रहा है सच्ची होगी, ऐसे तो नहीं बनाई होगी। ऐसा हुआ है पर हमने न्यूज़ व्यूज़ में इसके बारे में कोई सुना नहीं है कि इस तरह से कोई। और वो कौन था फिल्म वाला बंदा और पार्टियों में जिसने इनको पैसा दिया, क्या किया, उसका क्या हुआ इवेंचुअली वो बताना। अगर तो यह सच्ची बात है तो बाय गॉड दिस इज सो शॉकिंग। और किस तरह से क्या मतलब पाकिस्तानी अंदर आ गए हैं। पुलिस वाला मिला हुआ है जो रिटायर हो चुका है, वहां से पाकिस्तानी आके उनके साथ मिले हुए हैं। इंडिया के बॉलीवुड के एक्टर्स मिले हुए हैं, पुलिस का आदमी रिटायर्ड मिला हुआ है। बाई गॉड देख के तो हैरानी हो रही थी। पर देखो कैसे कमाल करके किया, अच्छा बना हुआ था, मजेदार था। और धुरंधर से उनको इतनी तकलीफ हो रही है, देखो जरा सुनो। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।